Hello everyone, myself Neeraj Tripathi. I am your chemistry teacher and today I am going to take the lecture of geometrical isomerism. So what is geometrical isomerism? This is a very important topic for medical as well as IIT दोनों पर्पस से। तो अगर आप देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस को समझिए। देखिए आइसोमेरिज्म दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे दो पार्ट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म में हमको फर्दर क्लासिफिकेशन करने पड़े तो हमें मिलता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, पेपर्स उठाकर देख लीजिए, भरे पड़े हैं क्वेश्चंस इसके, लगातार आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। तो आपको इस बात की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आई थिंक यू आर क्वाइट अवेयर। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है, शर्तें क्या है, क्या चीज फुलफिल होने पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कंडीशन के लिए या टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए पहली कंडीशन जो है वो है इररोटेशनल कैरेक्टर, इररोटेशनल नेचर। इररोटेशनल नेचर क्या होता है समझिए। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है एथेन का, एथेन में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा कार्बन भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में अभी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन परमिटेड होता है। यानी इस कार्बन को पकड़ के इस कार्बन को अगर हम घुमाएं या रोटेट कराएं तो जैसे फैन नहीं होता भाई कि फैन के 3 ब्लेड होते हैं, तो इस कार्बन पर भी 3 एच है तो उसके 3 ब्लेड होंगे, इस कार्बन पर भी 3 एच है तो उसके 3 पंखे की तरह ब्लेड होंगे। तो इस फैन को अगर आप पकड़ लें, इस फैन को रोटेट कराएं तो इट विल रोटेट अलोंग द सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर इसी जगह पे हम कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड ले आए, यानी कि हमारे कार्बन कैसे हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बात बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, क्योंकि यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड से ऊपर का सीन होगा तो हमारा जो रोटेशन होगा वो रोटेशन अब नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कहते हैं इररोटेशनल कैरेक्टर। तो इररोटेशनल कैरेक्टर कैसे आ सकता है, आपका पाई बॉन्ड सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाए तो इररोटेशनल कैरेक्टर आ सकता है, या फिर आपका रिंग फॉर्म हो जाए तो इररोटेशनल कैरेक्टर आ सकता है। तो ये इररोटेशनल कैरेक्टर लाने के कुछ तरीके। तो सबसे पहली शर्त यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कैसा नेचर होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। इररोटेशनल का मतलब क्या है, रोटेशन नहीं होना चाहिए। अब इस कंडीशन को अगर हमारा मॉलिक्यूल फुलफिल कर लेता है तो अब व्हाट इज द सेकंड कंडीशन which we have to fulfill to show the geometrical isomerism। तो सेकंड कंडीशन की बात आप करिए। सेकंड कंडीशन में हम जैसे आपके सामने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर इररोटेशनल कैरेक्टर तो आ गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। नाउ हाउ मेनी वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन आर फ्री, तो देयर आर 2 वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज कार्बन की फ्री है। इस कार्बन पर मैं अगर एक A लगाता हूं और एक B लगाता हूं तो ये A और B आपस में सेम नहीं होने चाहिए, A और B आपस में सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली इस कार्बन पर अगर मैं C नहीं लिखूंगा, C इससे मैच कर सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स व्हाई मैं उस C को लिखना अवॉइड कर रहा हूं, मैं यहां D लिख रहा हूं और E लिख रहा हूं। तो ये D और E भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर नहीं होने चाहिए। देखिए एक कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप्स आपस में सेम ना हो, एक कार्बन पर लगे हुए 2 ग्रुप्स आपस में सेम ना हो, इस कार्बन पर लगी हुई चीजें और इस कार्बन पर लगी हुई चीजें के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये सेम हो सकते हैं।
लेकिन एक कार्बन पर लगे हुए दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो आपके पास दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को जब साइमल्टेनियसली कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करेगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको हर साल कोई भी पेपर उठाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। अगर कोई एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, सपोज मैं सेट कर रहा हूं, तो मैं इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर रखूंगा। ये अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये दोनों शर्तें पूरी होने के बाद आइए इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट को हम देखते हैं। और इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट के लिए एक एक करके मॉलिक्यूल्स को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज हमारी सबसे छोटी एल्कीन कौन सी है, इथीन। इथीन के बाद अगला मॉलिक्यूल हमारा क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन के बाद अगला मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ब्यूट टू ईन। तो आइए जरा देखते हैं कि इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंप्लीट देखने को मिल रही है। तो आइए हर मॉलिक्यूल पे हम ये देखेंगे पहली कंडीशन क्या फुलफिल है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड है, इररोटेशनल बिहेवियर है, पहली कंडीशन में मॉलिक्यूल पास हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखिए तो ये लेफ्ट वाला कार्बन है डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला कार्बन। तो लेफ्ट वाले कार्बन पे जाइए और उससे पूछिए, हाँ भाई तुम्हारे पास क्या दो डिफरेंट ग्रुप है, क्या आप दो डिफरेंट ग्रुप कैरी कर रहे हैं? तो इसके कार्बन का जवाब क्या होगा, नहीं, मेरे पास दो H है और दोनों सेम है, दैट्स व्हाई लेफ्ट वाला कार्बन फेल हो गया। सिमिलरली राइट वाले कार्बन पर भी अगर आप जाकर क्वेश्चन रेज करेंगे तो वो भी यही आएगा, मेरे पास दो सेम H है, दैट्स व्हाई मैं सिमिलर ग्रुप्स कैरी कर रहा हूं। तो ये दोनों ही लेफ्ट और राइट कार्बन यहां फेल हो गए और GI यहां देखने को नहीं मिल रही। सिमिलरली इन सेकंड मॉलिक्यूल अगर मैं जाता हूं तो सेकंड मॉलिक्यूल में मैं पूछता हूं, हाँ भाई क्या आपके पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है? तो इसका जवाब होगा हाँ, 1 2 3। कार्बन नंबर 1 और 2 पर मैं GI देखने की कोशिश करूंगा। कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड कौन सा बिहेवियर शो करेगा, इररोटेशनल। तो पहली कंडीशन में तो भाई ये मॉलिक्यूल पास हो गया। अब दूसरी कंडीशन में मैं डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाला कार्बन और डबल बॉन्ड के राइट वाला कार्बन इनको पकड़ूंगा। डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाला कार्बन 2 नंबर का है, उससे पूछा गया तुम्हारे पास क्या क्या है, तो उसका जवाब है एक CH3 भाई साहब और एक H है। तो इन दोनों डिफरेंट ग्रुप के होने के कारण लेफ्ट वाला कार्बन हमारा पास हो गया। राइट वाले कार्बन पे हमने फिर से इंप्लीमेंट किया अपना शर्त। तो राइट वाले कार्बन ने कहा देखिए भाई हमारे पास तो दो H है, दोनों सेम है, दैट्स व्हाई राइट वाला कार्बन फेल हुआ और इस कारण से ये मॉलिक्यूल GI कंप्लीटली शो नहीं कर सकता। अब आइए दो के दो लोग फेल हो चुके हैं, तीसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं। तीसरे मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 GI कहां चेक करेंगे आप GI चेक करेंगे वहां जहां डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 और 3 के बीच में। तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होने के कारण इररोटेशनल कैरेक्टर है, इसलिए मॉलिक्यूल पहली शर्त कंप्लीटली पूरी करता है। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? फॉर द सेकंड कंडीशन कार्बन नंबर 2 विल बी चेक्ड। कार्बन नंबर 2 पर अगर देखें तो एक CH3 और एक H है, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं कार्बन नंबर 2 पर, दैट्स व्हाई लेफ्ट कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 पास होता है। सिमिलरली कार्बन नंबर 3 को अगर चेक करें तो कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है, अगेन CH3 एंड H। तो राइट वाला कार्बन भी पास होता है। भाई देखिए पहली बार, तीनों में से पहली बार ये पूरी तरह पास हो गया, मॉलिक्यूल पास हो गया और ये GI शो कर सकता है। अब अगर ये GI शो कर सकता है तो क्या होती है GI? देखिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है ग्रुप्स की। आइए समझते हैं। डबल बॉन्ड पर अगर दोनों CH3 सेम साइड आ जाए तो दोनों H भी सेम साइड आ जाएंगे। किसके? इस लाइन के। ये लाइन कौन सी है, दोनों कार्बन को ज्वाइन करने वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहलाती है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सेम साइड पे सेम ग्रुप आ गए तो इसको हम सिस बोल रहे हैं, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अपोजिट साइड पे दोनों ग्रुप चले गए जैसे ये, तो इसको हम ट्रांस मॉलिक्यूल कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी। अब आप देख सकते हैं
कि इन दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ब्यूट-2-ईन, बट इन दोनों मॉलिक्यूल का जो स्पेशल अरेंजमेंट है 3D में ग्रुप्स का, वो क्या है, डिफरेंट है। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के जीआई यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको काफी हद तक क्लियर है। और इस तरह से अगर चीजों को और आगे इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे इसके केसेस हो सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस केस को हम आगे और भी मॉलिक्यूल पे देखें तो आप एक साइक्लिक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, इस साइक्लोब्यूटेन के मॉलिक्यूल में इस कार्बन पर हमारे पास अभी 2 H है, इस कार्बन पर भी हमारे पास 2 H, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसकी मार्किंग कर दी हमने। अभी कार्बन नंबर 1 और 2 को अगर हम जीआई के लिए चेक करेंगे तो कार्बन नंबर 1 और 2 पे पहली शर्त पूरी हो रही क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी शर्त, कार्बन नंबर 1 यानी लेफ्ट वाला कार्बन फेल हो गया है क्योंकि 2 H है। कार्बन नंबर 2 जो कि राइट वाला कार्बन है उस पर भी 2 H है, वही फेल हो गया है। दैट्स व्हाई ये मॉलिक्यूल हमारा जीआई शो नहीं कर पा रहा। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, देखिए कार्बन नंबर 1 पर हमने एक H हटाकर एक CH3 रख दिया, कार्बन नंबर 2 पर भी हमने एक H हटाकर एक CH3 रख दिया। तो ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई हमसे पूछता है कि क्या इसमें जीआई पॉसिबल है, तो हम आइए चेक करते हैं कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर। क्या पहली शर्त रोटेशन रिंग में नहीं पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 को पकड़कर 2 को अगर हम घुमाएंगे तो बाकी की रिंग में भी स्ट्रेन आने लगेगा और वो स्ट्रेन बाकी की रिंग को रोटेट नहीं होने देगा। तो यहाँ पे रोटेशन परमिटेड। बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि रिंग में रोटेशन होता क्यों नहीं। तो रिंग में रोटेशन नहीं हो सकता क्योंकि एंगल स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। तो ये बात आपको बहुत सिंपली समझ में आनी चाहिए। ये बात जीओसी में पढ़ाई भी जाती है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में एंगल स्ट्रेन बढ़ने लगता अगर रिंग को रोटेट किया जाए तो पहली कंडीशन में तो ये रोटेशन ना होने के कारण हमारी पहली कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब दूसरी कंडीशन में लेफ्ट वाला कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1। देखिए क्या यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है, हाँ है, लेफ्ट पास होता है। राइट वाला कार्बन कार्बन नंबर 2 है, क्या इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, हाँ है, तो राइट वाला कार्बन भी पास होता है और ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। अब जीआई शो करेगा तो क्या क्या शो कर सकता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। अगर ये जीआई शो करेगा तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन में हम एक इस तरह से वेज बनाते हैं और एक इस तरह से डैश बनाते हैं। ये डैश इनसाइड द प्लेन है और वेज जो है बाहर की तरफ है। ये वेज बाहर की तरफ है, डैश इनसाइड द प्लेन है। तो मान लीजिए दोनों CH3 मैंने वेज पे लगा दिए तो दोनों CH3 बाहर है, सेम साइड है। तो आप देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द पोजीशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। तो इसको हम सेम साइड ऑफ CH3 या सेम साइड ऑफ H दोनों के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं सिस है। अब इसी जगह पे अगर हम यहाँ थोड़ा उल्टा कर देते, यानी एक वेज और एक डैश बनाते, यहाँ पर भी एक वेज एक डैश बनाते, इस पे CH3 और H दिखाते, तो यहाँ CH3 वेज पे लगाया तो यहाँ CH3 डैश पे लगा दो। तो आप देखेंगे कि ये सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट चले गए, बाहर एक अंतर है। तो ये कौन सा वर्जन हो जाता है रिंग में, ट्रांसवर्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ओपन चेन में जीआई पॉसिबल हो सकता है, ठीक वैसे ही रिंग वाले कंपाउंड में भी जीआई पॉसिबल हो सकता है और उसको हम सिस और ट्रांस से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर और भी बहुत सारी बातें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपकी देखने को मिलेंगी जब हम चीजों को और आगे इलैबोरेट करेंगे। देखिए अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो सिस वर्जन है वो ट्रांस वर्जन, जैसे हमारा ब्यूट-2-ईन का ही ये सिस वर्जन था और ब्यूट-2-ईन का ये ट्रांस वर्जन था। अब अगर गौर से देखा जाए तो गौर से देखने पे क्या पता चलेगा कि ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 है। यहां पर दोनों वेक्टर्स आपके कैसे हैं, अपोजिट, और यही हाल आपके H वाले वेक्टर्स का भी होगा। तो वेक्टर विल बी कैंसिल्ड, परफेक्टली कैंसिल हो जाएंगे वेक्टर। फिजिक्स में भी आप ये बात पढ़ते हैं कि हाउ टू डील विद द वेक्टर्स, इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट दे विल कैंसिल ईच अदर। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका 0 आएगा।
और इस जगह पे डाइपोल मोमेंट आपका कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। ये बात केमिकल बॉन्डिंग की है, उस चैप्टर में हम बहुत डिटेल करते हैं इस चीज को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो है और यहाँ डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा हुआ, डाइपोल मोमेंट जीरो होने पे नॉन पोलर, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो ये कैसा हुआ, पोलर हुआ। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी का भी आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसका ज्यादा होता है, पोलर वाले का ज्यादा होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर T1 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में भाई उल्टा होता है, मेल्टिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है किस फेज में, सॉलिड फेज में। तो सॉलिड फेज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली ज्यादा अच्छी तरह से पैक हो सकता है इन द सॉलिड स्टेट। तो इन दैट केस अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पर अगर ये T3 है, ये T4 है, तो कौन सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये। तो ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात याद रखने लायक भी है। आई होप कि चीजें आपको काफी हद तक क्लियर होंगी या क्लियर हुई होंगी, पहले से भी होंगी और कुछ और भी क्लियर हुई होंगी। तो इन बातों के साथ इस लेक्चर को मैं यही टर्मिनेट करूंगा एंड होपफुली कि आप इन चीजों पे जो क्वेश्चंस घर के लिए दिए गए उनको अटेम्प्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस के साथ आपको नए जो डाउट्स क्रिएट होंगे डेफिनेटली वो डाउट आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आगे का रास्ता आसान बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।